नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक था हमारा शीत युद्ध का दौर, जिसमें हमने शीत युद्ध का मतलब पढ़ लिया था, शीत युद्ध का बैकग्राउंड पढ़ लिया था। उसके अलावा मैंने शीत युद्ध के बैकग्राउंड में आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद लीग ऑफ नेशन बना। आफ्टर दैट द्वितीय लीग ऑफ नेशन सफल नहीं हो पाया तो द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई युद्ध ना हो इसलिए एक संस्था बनी जिसका नाम है यूएनओ। उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं अगला, मतलब कि शीत युद्ध के घटनाएं कौन कौन सी हुई थी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली घटना है स्टूडेंट्स, क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट मतलब मैं कह सकती हूँ शीत युद्ध का चरम बिंदु था, यानी कि कोल्ड वार का जैसा कहते हैं ना एक्सट्रीम पॉइंट था। इसके जितनी बड़ी घटना आज तक, मतलब और भी घटनाएं हुई लेकिन ये बहुत बड़ी घटना थी, तो इसको इसका चरम बिंदु माना जाता है। कई बार कंपटीशन की क्लासेस में या नॉर्मल क्लासेस में भी 11th-12th में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीत एक नंबर में कि शीत युद्ध का चरम बिंदु कौन सा था, तो वो था क्यूबा मिसाइल संकट। अब हम समझते हैं थोड़ा सा क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। तो क्यूबा क्या है, देखो सपोज दैट ये है आपका अमेरिका, ठीक है, और ये है आपका सोवियत संघ। ठीक है, अमेरिका के यहाँ पर छोटा सा, मतलब किनारे पर एक छोटा सा टापू है, द्वीप है, आइसलैंड है, जो एक तरीके से तीनों तरफ से, तो कहाँ से, एक तरीके से पानी से घिरा हुआ है, और वो सटा किससे है, अमेरिका से है। ठीक है, अमेरिका से सटा हुआ है, बट यहाँ पे क्या है, ये है आपका, मतलब मैं इसे कह सकती हूँ ये है आपका छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा क्या है, एक छोटा सा द्वीप है, एक छोटा सा द्वीप है। ये किनारे हैं अमेरिका के, लेकिन यहाँ पे जो विचारधारा है, जो यहाँ की मतलब इनकी जो पॉलिसी है, जो शासन करने का तरीका है, वो कैसी है, वो है साम्यवादी। और साम्यवादी विचारधारा सोवियत संघ की है। ठीक है, जिसे साम्यवादी विचारधारा कहाँ की है, सोवियत संघ की। और सोवियत संघ जो है वो साम्यवादी विचारधारा को अपनाता है। साम्यवादी विचारधारा का मतलब क्या होता है दोस्तों, साम्यवादी विचारधारा का मतलब होता है एक ऐसी विचारधारा जिसके अंदर सब कुछ, सारी पॉलिसी, सब कुछ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, 1917 से इन्होंने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया था, और करीब 70 साल तक यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा थी, और बाद में इस विचारधारा को इनको छोड़ना पड़, मतलब कि इस विचारधारा की वजह से ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। एक तरीके से मैं कहूँगी जब शीत युद्ध खत्म होगा तो कोलैप्स पड़ेंगे हम सोवियत संघ का, तो उसमें यही कारण, सबसे मेन कारण माना जाता है। तो यहाँ पे भी साम्यवादी विचारधारा थी, और सोवियत संघ जो है क्यूबा को कूटनीतिक सहायता देता था। ठीक है, जो भी उनकी हेल्प थी चुपचाप से हेल्प करता था, कौन, सोवियत संघ करता था, किसकी, क्यूबा की। ठीक है, आर्थिक, सैनिक, जैसी भी इनको ज़रूरत पड़ती थी ये इनकी हेल्प करता था। और सिंपल सी बात है दोस्तों, जब हमारी कोई हेल्प करता है तो एक व्यवहारिक लाइफ में भी आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब हम किसी से हेल्प लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसके, मतलब उसकी बातें भी माननी पड़ती हैं। अगर हमने उसकी बातें नहीं मानी तो वो मतलब अपनी जो हेल्प दे रहा था, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था, वो चीज़ छोड़ देता है, और उस वजह से हमारी स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि हम उसके आदी हो चुके होते हैं। ये भी एक गुलाम बनाने का तरीका होता है। तो क्यूबा मिसाइल क्यूबा को सोवियत संघ कूटनीतिक सहायता देता था, और सहायता देने की वजह से क्यूबा की जो भी राजनीति होती थी उसमें सोवियत संघ का इंटरफेयर था। ठीक है, हस्तक्षेप था, और हस्तक्षेप होने की वजह से इन्होंने अमेरिका को अपना वर्चस्व दिखाने के लिए 1961 में ये बातचीत होती है कि ऐसा कुछ करेंगे, ये मिसाइल के लिए सोचते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो 1962 में, ठीक है, 1962 में क्यूबा पर ये लोग क्या करते हैं, मिसाइल तैनात कर देते हैं। ठीक है, तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका नाम होता है जॉन ऑफ कैनेडी। जॉन ऑफ कैनेडी नाम होता है, आपको ना दिखे तो मैं आपको बोल रही हूँ इस चीज को। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं ये जॉन ऑफ कैनेडी।
क्यूबा के नेता जो होते हैं उनका नाम होता है फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो। और सोवियत संघ के नेता होते हैं, उनका नाम होता है निकिता खुर्चेव। ठीक है, ये नाम ना कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इन पर जोर दे रही हूँ। तो निकिता खुर्चेव के द्वारा मिसाइल तैनात करवा दी जाती हैं। कहाँ पर? क्यूबा पर। क्यूबा सोवियत संघ के अमेरिका के किनारे एक छोटा सा द्वीप है और ये इनको कूटनीतिक सहायता देते थे, इसलिए इनकी ज़मीन का, इनकी भूमि का ये प्रयोग कर लेते हैं। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को ये इन मिसाइलों के बारे में पता चलता है, तो करीब कह सकते हो आप 3 हफ्ते बाद पता चलता है। तो 3 हफ्तों बाद जब पता चलता है तो वो फिर मतलब बातचीत होती है उनके बीच में और वो उनको ऑर्डर दे देते हैं कि यहाँ पे क्यूबा की कोई भी मिसाइल नहीं आनी चाहिए। हाँ, मैं एक चीज़ और बताऊँगी, मतलब इतनी पावरफुल मिसाइल तैनात कराते हैं कि अगर उनको यूज़ कर लिया जाता, अगर उनको मतलब यूज़ किया जाता तो कहा जाता है कि अमेरिका का 1/4 पार्ट ख़त्म हो चुका होता। ठीक है, 1/3 पार्ट ख़त्म हो चुका होता, 1 पार्ट बचता। इतनी ज़्यादा बड़ी मिसाइलें होती हैं, बट एक डराने की स्थिति थी, ऐसा कुछ नहीं है। जॉन एफ कैनेडी को पता चलता है, फिर इन दोनों के बीच में, निकिता खुर्चेव जॉन एफ कैनेडी के बीच में बातचीत होती है और ये अपने मिसाइल जो बेड़े होते हैं, जहाज को रोक देते हैं और हटा लेते हैं। तो आप कह सकते हो 3 हफ्ते तक, करीब 21 डेज तक ये सिलसिला चलता रहता है। तो 21 दिन तक क्यूबा पर एक संकट छाया होता है, उसी प्रक्रिया को क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है और डेट है आपकी 1962। तो मुख्य रूप से आपको बातें क्या याद रखनी है, क्यूबा क्या है? एक द्वीप है। कहाँ पर है? अमेरिका के किनारे पर है, छोटा सा द्वीप है। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का देश संघ है और अमेरिका में जो विचारधारा अपनाई जाती है उसका नाम है पूंजीवाद। ठीक है, क्यूबा में भी सोवियत संघ विचारधारा साम्यवादी विचारधारा अपनाई जाती है और क्यूबा को कूटनीतिक सहायता देने के कारण क्यूबा की जमीन को सोवियत संघ अपनी मिसाइलों के लिए प्रयोग कर लेता है। ठीक है, और जब इनको पता चलता है तो वो हटा दी जाती है। ये तो है आपका एक छोटा सा टॉपिक, क्यूबा मिसाइल संकट। कभी कभी 12th क्लास में 3 नंबर का भी आ जाता है और आपको कॉम्पिटिशन की क्लासेस में इसकी डेट पूछी जाती है, कहाँ के कौन से नेता थे और क्या ये प्रक्रिया थी ये भी पूछ लेते हैं, और क्या क्या कौन से नेता थे ये भी पूछा जाता है। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है कुछ तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद है 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ, मतलब दूसरी घटना शीत युद्ध के दौर में हम पढ़ते हैं 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। अब 2 ध्रुवीय विश्व का पहले मतलब समझना है ना। 2 ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या था? पूरा विश्व, अगर एक तरीके से मैं कहूँ, पूरा यूरोप से स्टार्टिंग होती है, पूरा यूरोप 2 भागों में बंटता जा रहा था। एक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक अपना ईस्टर्न और एक अपना वेस्ट। ठीक है, तो ईस्ट और वेस्ट में दोनों पूरा यूरोप बट रहा था। तो इस वजह से कैसे बट रहा था? ऐसा था, अगर अमेरिका ने इस कंट्री को अपना गुलाम, मतलब कि अपना फॉलोअर बना लिया, मतलब उसको कूटनीतिक सहायता दे दी, कि गुलाम तो नहीं बना सकते थे। यूएनओ था ना, यूएनओ उनको अवेयर करता था कि आप मतलब किसी को डायरेक्ट जाके युद्ध नहीं कर सकते। तो ये लोग क्या करते थे, उसको सहायता देते थे, आर्थिक मदद देते थे, कभी कैसे कभी सैनिक मदद देते थे, कभी मानसिक सपोर्ट करते थे। तो इस तरीके से अगर अमेरिका ने, ठीक है, अगर अमेरिका ने किसी कंट्री को अपना मदद दी, उसको अपना फॉलोअर बनाया, तो सोवियत संघ का भी मतलब एक टारगेट रहता था कि मुझे भी उसी के आसपास किसी कंट्री को अपना फॉलोअर बनाना है। तो यूरोप में ऐसा हो गया था कि वेस्टर्न जितनी कंट्री थी उन पे अमेरिका का वर्चस्व हो गया था और ईस्टर्न वालों पे, पूर्वी वालों पे किसका था? सोवियत संघ का वर्चस्व हो गया था। ठीक है, तो सोवियत संघ जो है एक तरीके से पूरा विश्व में कह सकते हो कि 2 भागों में बंटता जा रहा था। तो इसलिए, और तीसरा कोई ध्रुव ना, कोई पोल नहीं था, सिर्फ 2 ही थे, इसलिए इसको बाइपोलर या फिर 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ कहते हैं। अब 2 ध्रुवीय विश्व के आरंभ में सबसे पहले एक घटना होती है जिसका नाम है नाटो। ठीक है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी मतलब संधि, ऑर्गेनाइजेशन संगठन है। ऐसे एक मतलब ट्रीटी बनाई जाती है, संगठन बनाया जाता है नॉर्थ में, यानी कि जो
ये यूरोप है पूरा, आप इसको इमेज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि ये यूरोप है। यूरोप का जो ऊपरी भाग था, नॉर्थ वाला पार्ट था, वहाँ के देशों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या रखा, नाटो। ठीक है, ये डेट कब की है, 1949 की। 1949 में नाटो का एक ग्रुप बनाया जाता है। कौन बनाता है, अमेरिका बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है, अमेरिका बनाता है। अमेरिका बनाता है। इसमें स्टार्टिंग में कितने देश होते हैं, 12 देश होते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको कई जगह ही मिल सकता है। तो 12 देश होते हैं इसमें स्टार्टिंग में। अच्छा, इन देशों का ध्येय या उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, ये ग्रुप का उद्देश्य क्या होता है स्टार्टिंग में। प्रेजेंट टाइम में भी नाटो प्रेजेंट है, लेकिन अब इसका जो उद्देश्य है वो बदल चुका है। स्टार्टिंग में इसका उद्देश्य होता है कि अगर हम 12 देशों में से, और वो कंट्री कहाँ की होती है, इस एरिया के, मतलब यूरोप के नॉर्थ वाले भाग की, कि अगर हम 12 देशों में से किसी भी देश पर आक्रमण होता है तो सभी 12 देश क्या समझेंगे कि हम पे भी आक्रमण हुआ है और मिलकर उसका सामना करेंगे। मतलब इनकी एक सेना तैयार होती है, एक ग्रुप तैयार होता है, और वो कौन करता है, अमेरिका करता है। ठीक है, तो किसी भी इनका उद्देश्य होता है कि आप मतलब सैनिक सहायता देना और आत्मरक्षा करना, आप सभी देशों की जो इसके सदस्य हैं उनकी आत्मरक्षा करना। बट प्रेजेंट टाइम में इसके 31 कंट्री हैं। ठीक है, अभी जस्ट लेटेस्ट जो कंट्री इसमें जुड़ी है उसका नाम है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड, और इसे रुका हुआ था काफ़ी दिन से ये इसमें सदस्यता, तुर्की इसे परमिशन नहीं दे रहा था, तो लास्ट फाइनल इसको दे दिया गया, परमिशन दे दी गई है, और अब इसका 31वां सदस्य जिसे कह सकते हैं वो कौन बना है, फिनलैंड बना है। उद्देश्य अभी भी इनका वही है कि जहाँ भी अब थोड़ा सा मतलब अब क्योंकि अब सोवियत संघ नहीं है तो शीत युद्ध नहीं चल रहा है, वो चीज़ खत्म हो चुकी है, तो अब उसका उद्देश्य थोड़ा बदल गया है। कि किसी भी कंट्री में कहीं भी ज़रूरत पड़ती है सेना की तो ये सेना मिलकर वहाँ पे जाती है और वहाँ पे ये लोग सुरक्षा का काम करते हैं। ठीक है, तो नाटो बनाते हैं, कौन बनाता है, अमेरिका बनाता है। 1949 में बनाता है। इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। कब बनाया, 1949 में बनाया। किसने बनाया, अमेरिका ने बनाया। 12 देश स्टार्टिंग में होते हैं, प्रेजेंट टाइम में 31 कंट्री हैं। नाटो समझ में आ गया। अब आपको पता होगा इनकी तो मतलब एक कॉम्पिटिशन चल ही रहा था ना दोनों कंट्री के बीच में, सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ध्रुव के बीच में। तो जैसे ही इन्होंने नाटो बनाया तो इनको भी तसल्ली नहीं हुई, उसके साथ साथ नाटो बनाया, उसके बाद इन्होंने अमेरिका वालों ने सीटो बना दिया साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशिया, अब एशिया में भी आ गई है, एशिया भी नहीं छोड़ा इन्होंने। और एशिया का सपोजड ये एशिया है, एशिया का इन्होंने साउथ का भाग ले लिया। ठीक है, साउथ के साथ साथ ईस्ट का, इधर जो कंट्री थी वो वहाँ पे एक ग्रुप बनाया जिसका इन्होंने नाम रखा सीटो। सीटो का मतलब साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। इसकी स्थापना होती है 1954 में। ठीक है, और ये भी कौन बनाता है, अमेरिका बनाता है। आफ्टर दैट तब भी इन्हें तसल्ली नहीं है, फिर उन्होंने एक और संगठन बनाया जिसका नाम है सेंटो, केंद्रीय संधि संगठन। जो यूरोप के केंद्र की कंट्री थे ना, ये भी इन्होंने अपने अंडर में कर लिए अमेरिका वालों ने, जिसका नाम था सेंटर ईस्ट नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सॉरी ये यूरोप के नहीं, ये एशिया महाद्वीप के ही सेंटर की कंट्री को अपने कंट्रोल में करते हैं। सेंटर ईस्ट नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन बनाते हैं। और कब बनाते हैं, 1955 में बनाते हैं। कौन बनाता है, अमेरिका बनाते हैं, अमेरिका बनाता है। तो कंटिन्यू इसने 3 कंट्री मतलब 3 क्या बना लिए, संगठन बना लिए और ग्रुप बना लिए। तो अपनी शक्ति का क्या कर रहा है, ये प्रदर्शन कर रहा है। उसी समय सोवियत संघ वालों ने क्या बनाया, वार्सा संधि संगठन बनाया। ठीक है, इसको पूर्वी गठबंधन भी कहते हैं क्योंकि ये कहाँ बनाया है, पूर्वी की कंट्री में बनाया, पूर्व यूरोप महाद्वीप के पूर्व के जो कंट्री थी उनमें बनाया, तो इसको पूर्वी गठबंधन भी कहते हैं। और दूसरा नाम इसको वार्सा संधि के नाम से भी जानते हैं कि वार्सा जगह पर बनाया था, इसलिए 1955 में बनाते हैं। इसके बाद और घटनाएं भी होती हैं, इन्होंने अलग अलग प्रदर्शन भी दिखाते हैं। बट इन चारों संगठन के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए, इनकी फुल फॉर्म
पता होनी चाहिए, इनकी डेट पता होनी चाहिए। कंपटीशन में भी आता है और 12th क्लास में क्वेश्चन भी आता है अच्छे से। तो कहने का मतलब ये है, एक एक नंबर में भी आ सकते हैं और 2-2 3-3 नंबर के लिखने को भी आ सकते हैं कि नाटो क्या है, बारसा संधि संगठन क्या है, सीटो क्या है, सेंटो क्या है, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है। तो ये चारों गठबंधन समझ में आ गए। अच्छे से वीडियो को आप 2 बार रिप्ले करके देखोगे तो कहने का मतलब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपके लिए बोर्ड के लिए 12th क्लास के बोर्ड के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता ही आता है, 100% आता है। क्वेश्चन ये है, बड़ी महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती थी। अब आपने ये तो देखा होगा कि छोटे देश, हम मतलब कोई भी गरीब व्यक्ति है या कमज़ोर इन द सेंस फाइनेंशियली कमज़ोर बात करें या फिर बॉडी से मैं भी बात कर सकती हूँ कि कमज़ोर है, तो वो हमेशा ताकतवर का साथ ढूंढता है कि मैं इसके साथ चलूँगा तो ठीक है, मैं थोड़ा सपोर्ट सुरक्षित महसूस करूँगा। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि ताकतवर व्यक्ति कमज़ोर लोगों से दोस्ती करे? ऐसा होता नहीं है ना, लेकिन ऐसा भी होता है राजनीति में। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि सपोज दैट ये कोई जगह है, ये कोई छोटा देश है, यहाँ पर छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, ये सपोज दैट सोवियत संघ है या फिर अमेरिका है, कुछ भी एक कंट्री है ये, और एक ये कंट्री है। अब अगर ये अमेरिका है और ये सोवियत संघ है, मैं ये मान लेती हूँ, ठीक है। अब इस सोवियत संघ को अमेरिका पर आक्रमण करना है। मैं आपको इसका आंसर दे रही हूँ, बड़ी महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती हैं। तो अगर सोवियत संघ को अमेरिका पर आक्रमण करना है या इसे डराना है, कुछ भी है, तो बजाय कि ये यहाँ से आक्रमण करें तो अच्छे से आक्रमण कर पाएगा, या फिर ये यहाँ से आक्रमण करेगा तो अच्छे से कर पाएगा, यहाँ से अच्छे से कर पाएगा क्योंकि पास में आ गया है ना। तो ये क्या करते हैं, तो बड़े देश क्या करते हैं, छोटे देशों को आर्थिक लाभ देकर या उनको किसी तरह का लालच देकर उनको बेला फुसला लेते हैं और अपने संगठन में मिला लेते हैं। और संगठन में मिलाने के बाद इनके यहाँ क्या करते हैं, इनकी ज़मीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेना के लिए ज़रूरत पड़ती है तो सेना के लिए यूज़ करते हैं। अगर इनको यहाँ के खनन की ज़रूरत पड़ती है, इनको कहते हैं तुम्हारे पास तो ड्रिलिंग के लिए संसाधन नहीं है, खनन के लिए पैसा नहीं है, हम खनन कर देते हैं, थोड़ा आपको दे देंगे, मतलब कि 30% दे दिया उस देश वालों को, 70% खुद लेके चले गए। तो कहने का मतलब है कि बड़ी महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन इसलिए करती हैं कि उनकी भूमि का यूज़ करने के लिए, उनके तेल संसाधन, उनके हर तरह के संसाधनों का वो खुद यूज़ कर पाएँ। और अगर मैं एक और एग्जांपल दूं कि हमें सपोज दैट कि हमें 20 रुपये चाहिए, ठीक है, एक आइडिया बता दूं, 20 रुपये चाहिए और हमारे पास 20 रुपये नहीं है या फिर कम है, तो मैं बजाय कि एक देश से मांगने, एक बड़ी महाशक्ति से मांगने से 20 छोटे छोटे कंट्री से अगर मैं 1-1 रुपये भी मांगूंगी तो भी 20 रुपये हो जाएंगे, है ना। तो इन पे वजन भी नहीं पड़ेगा और मेरे को इतना चंदा भी जुड़ गया। तो कहने मतलब है आर्थिक मदद भी लेते थे इन लोगों को जब जरूरत पड़ती थी, और इनकी सेना का भी, इनकी जनता का भी प्रयोग करते थे अगर इनको सेना की जरूरत पड़ती थी। तो इसलिए बड़ी महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ अपने फायदे के लिए गठबंधन करती थी। और किस किस तरह का फायदा है वो मैंने आपको बता दिया, आर्थिक, सैनिक और संसाधनों का प्रयोग, हर तरीके के फायदे के लिए वो प्रयोग करते थे, ठीक है। तो आप पॉइंट बना सकते हो, आर्थिक मदद लेने के लिए, सैनिक मदद लेने के लिए, तेल का प्रयोग करने के लिए, उनके देशों के संसाधन, किसी भी तरह के संसाधन हो सकते हैं, और मानव संसाधन का भी प्रयोग कर लेते थे। बड़ी महाशक्तियाँ छोटे देशों के मानव का भी प्रयोग करते, संसाधनों का यूज़ करते थे, ठीक है। आई होप ओवरऑल आपको दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। मैंने पहले आपको क्यूए मिसाइल संकट को थोड़ा समझाने की कोशिश की है, और 2 बार वीडियो देखो कि बहुत अच्छे से आपके दिमाग पे कंफर्म बैठ जाएगा, आप भूलोगे नहीं कभी भी। उसके बाद 2 ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या है वो मैंने बताया है। आफ्टर दैट नाटो क्या है, बारसा संधि क्या है, सीटो सेंटो क्या है, और बड़ी महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती थी, ठीक है। और फिर भी कहीं कोई दिक्कत रहे तो आप इनबॉक्स में पूछ लेना, और समझ में आ ही गया होगा। अगर नेक्स्ट हम इसका आगे का टॉपिक करेंगे, चैप्टर वाइज जो भी उसमें हेडिंग होगी मैं उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू दोस्तों। और उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो को थोड़ा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, अदरवाइज़ मुझे तो काम करना ही है। और थैंक यू, ऑल द